मेरी उम्र 12 साल है। मेरे दादाजी हवेली के एक गंदे से कमरे में बीमार औरतों को भेजते और 7 दिन के बाद वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाती। दादाजी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं कमरे में जाने लगी तो अम्मी ने पकड़कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार इस कमरे के पास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। एक रात मैं बीमार थी और मैंने सोचा दादाजी की हवेली वाले कमरे में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो मेरी रूह लर्ज़ गई और गश खाकर वहाँ मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम गुलबानो था। मेरी उम्र 12 साल थी। हमारा ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के एक कबीले से था। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र इस वक्त कम थी, इसलिए मेरे दिल में तजस्सुस ने घर कर लिया था कि आखिर इस कमरे में क्या होता है। वो कमरा मेरे दादा जान का था, बल्कि वो कमरा नहीं था बल्कि बहुत बड़ा हॉल था जिसको बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर उधर दंदनाती फिरती, क्योंकि 7 भाइयों की मैं इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन उस कमरे के पास जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरी अम्मी कहती थी कि तुमने इस कमरे में कभी भी नहीं जाना, ये गंदम वाला कमरा है, घर की गंदम और फालतू सामान यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर घर का गंदा सामान रखा जाता था तो मेरे दादा जान उस कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे? और 7 दिन तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती थीं। 7 दिन के बाद वापस आती और फिर अपने घरों को चली जाती। उनके लिए 7 दिन का खाना भी पानी भी सब उसी कमरे में जाया करता था। जब इस कमरे में कुछ नहीं था तो 7 दिन तक लोग वहाँ क्या करते थे, और वो भी औरतें। और 7 दिन बाद औरतें सही सलामत बाहर आ जाती थीं। जबकि मेरी अम्मी मुझे डराया करती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक दफ़ा तो सुबह सुबह मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादा घर के सहन में बैठे थे और वो औरत जिसने बुर्का पहन रखा था मेरे दादा के कदमों में बैठी थी और कह रही थी कि मुझे भी इस कमरे में आप भेज दें। आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नहीं है। दादा जान उससे कहने लगे कि बीबी बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वो कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे घर में मेहमानों ने आना है। वो 7 दिन तक घर से नहीं निकल सकती थी। मेहरबानी करें मुझे अभी इस कमरे में जाने दें। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं छुपकर ये मंजर देख रही थी। फिर वो औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू हो गई। दादा ने कहा कि शोर मत करो, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनाने से दादा का क्या मतलब था कि वो औरतों से भरा हुआ था, वहाँ जगह नहीं थी। ऐसा भी वहाँ पर क्या होता था? अभी मैं ये सोच रही थी कि मुझे पीछे से सर में हल्का सा थप्पड़ पड़ा और मेरी माँ ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मना किया था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी। अम्मी हमेशा मुझे इस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ करते फिरते थे, इसीलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती हो। पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम से उसे रोका जाए वही काम करने के बारे में वो सोचता है। अब मैंने अपनी अम्मी के साथ जिद बना ली और इरादा कर लिया कि मैं जान कर ही रहूंगी कि उस कमरे में क्या होता है। एक दफ़ा तो मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और कहने लगी कि आ जाओ खेलेंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूंगी। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई? मेरे घर में रहने की तो तुम्हें इजाज़त नहीं मिलती, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें कहीं जाने नहीं देते। तो उसने बताया कि मेरी माँ कहीं गई हुई है 7 दिन के लिए इलाज करवाने के लिए। बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देखकर आ गई हूँ। मैंने कहा फिर तो 7 दिन के लिए लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर आई होगी। वो हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वो तो किसी और शहर में गई है। मैंने कहा कि तुमसे झूठ बोला है, आजकल जो भी औरत 7 दिन के लिए घर से गायब होती है वो मेरे ही घर आती है। मेरे दादा उसका कोई इलाज करते हैं। वो कमरा देख रही हो ना, वहाँ पे छोड़ देते हैं उनको 7 दिन के लिए। फिर उस कमरे में खाने भी जाते हैं और पानी भी और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी। वो कहने लगी कि फिर तुम मुझे मेरी माँ को मिलना है, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, वहाँ कोई बच्चों को नहीं जाने देते। जाने नहीं देते तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे, हमने कौन सा सबको बता कर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी। कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना। मुझे मेरी अम्मी से मिलना है, उनसे बात करनी है, पूछना है उनसे कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी है कि वो 7 दिन के लिए घर से बाहर चली गई। छोटे छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले करके पूरा दिन मैं काम करती हूँ, थक जाती हूँ, यार मदद करो मेरी। मैं अपनी दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी।
मेरी सहेली सीढ़ी को पकड़े खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। करीब था कि मैं अंदर झांक कर देख लेती और आज मुझे पता चल ही जाता कि उस कमरे में क्या होता है कि मेरे कानों ने कुछ सुना। मेरी अम्मी की आवाज़ थी जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया कि नीचे गिरा दूंगी मैं, जल्दी नीचे आओ। मैं जल्दी जल्दी नीचे आई और मुझे पता था कि मेरी खूब खातिरदारी होगी और वही हुआ। अम्मी ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी सहेली को भी कहा कि तुझे क्या है इस कमरे से, क्यों ये सब कर रही है, आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत मारा मुझे, मेरी सहेली को भी मारा और उसे घर से निकाल दिया। शाम को बाबा को भी ये बात बताई तो बाबा ने भी मुझे डांट दिया, जबकि आगे पीछे तो जब अम्मी बाबा से मेरी शिकायत करती थी तो बाबा यही कहते थे कि मेरी लाडली बेटी को कोई कुछ ना कहे, उसको तो 7 खून माफ हैं, जो करती है करने दो। लेकिन आज तो बाबा ने भी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा कि आइंदा तुम इस कमरे के पास नहीं जाओगी। सुन लिया गुलबानो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे माँ बाप मना कर रहे थे उतना ही मेरे अंदर जिद और गुस्सा भरता जा रहा था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मैंने ये काम नहीं करना। और दादा भी चिल्लाकर कह रहे थे कि बीबी अब आई हो तो ये काम करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से 4 और औरतों को ना किया है मैंने, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। दादा ने कहा यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा नहीं बदल सकती। वो औरत मज़ीद रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि डर गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे बाबा भी जाग गए और अम्मी भी, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अम्मी के मैं गले लग गई और रोने लगी। मेरे बाबा ने कहा कि क्या हुआ है इसको। मेरी माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडलाती रहती है, कहीं इसने अंदर झांक कर तो नहीं देख लिया। बाबा और मामा की आंखों में अजीब सा डर था। बाबा ने कहा ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या था उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी ज़िंदगी डरती रहती। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे पास रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझ पर अम्मी की दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने काम में मसरूफ़ थी, घर में कोई भी नहीं था। सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं। कहती हैं कि हमारे सदियों पुराने मसले हल हो गए हैं, हमारी 45 साल की बीमारियां दूर हो गई हैं। मुझे तो सिर्फ पेट में दर्द है, अगर मैं 1 घंटे के लिए उस कमरे में चली जाऊंगी तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा और यही अच्छा बहाना है। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वहाँ चली गई। उस कमरे में जाने का कोई मसला नहीं था, आराम से मैं अंदर जा सकती थी क्योंकि उसके दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर से निकल सकती थी। मसला ये था कि वहाँ जाने से पहले ही किसी न किसी को खबर हो जाती थी और मेरा प्लान नाकाम हो जाता था। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था, आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। बाबा घर नहीं थे और दादा भी घर पे नहीं थे, घर के कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त था, अम्मी अपने काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरे पास यही वो वक्त था कि मैं आज अपना काम दिखा ही देती। मैंने बहुत आराम से सुकून से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। अम्मी उस कमरे के अंदर थी, दरवाजे के आगे बड़ा सा पर्दा लगाया हुआ था। पर्दे को हटाया तो सामने अंधेरा था, हालांकि दिन का वक्त था। मैं कमरे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं तो लाइट लगी होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरों के हिसाब से वहाँ 10 कमरे बनाए जा सकते थे। उसको कमरा नहीं कहना चाहिए था, ये तो किसी तबेले जैसा लग रहा था और इतनी गंदी बदबू आ रही थी इस कमरे से। मैं हैरान रह गई, इतनी गंदी स्मेल थी कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। जल्दी जल्दी स्विच तलाश करने लगी जो मुझे मिल ही गया। 2 से 4 बटन मैंने दबाए तो अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कमरे में गंदम रखी जाती थी, लेकिन क्या उस गंदम को यहाँ से हटाया नहीं गया था जो इतनी बुरी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की मेरी रूह लर्ज गई, हाथ पांव कांपने लगे क्योंकि जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी वो किसी 12 साल बच्ची के लिए एक निहायत ही अजीब और खौफनाक मंजर था। उस कमरे में कुछ जानवर पड़े थे जो लाइन से पड़े हुए थे, 7 से 8 एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि उन जानवरों के सर औरतों की तरह के थे पर जिस्म गाय जैसे थे। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी, चीखने लगी। वो सारी एक साथ बोलने लगी, डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहीं पर बेहोश हो गई।
जब होश आया तो अपने कमरे में थी और मेरी माँ मेरे सरहाने बैठी रो रही थी और मेरे बाप के साथ लड़ रही थी। क्यों करते हैं तुम्हारे अब्बा जी इस तरह के काम? वो ज़माने चले गए, अब कौन ऐसा काम करवाता है? दूसरों को भी तंग करते हैं। घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ना। बच्चों की तो आदत है, जिस काम से उनको मना करो उन्होंने वही करना होता है। इसका क्या कसूर है? कितनी बुरी तरह डर गई है। मेरी बच्ची अगर डर के मारे इसका दिल बंद हो जाता, वही पड़े हुए मर जाती, तो हम क्या करते? डॉक्टर के पास ले जाने तक भी क्या कर लेते हम लोग। अपने बाबा को मना करो, अब ये पुरानी रिवायत तोड़ दें। कोई नहीं करता ये सब। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ ना करती। तुम सब लोगों को कह रहे थे कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बस गंदम होती है, पर ये तो इसी घर में रहती है। मेरे बाबा ने कहा, इतनी भी छोटी नहीं है ये, अच्छी भली बड़ी हो गई है, 2-3 साल तक जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बस मेरी बच्ची की जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूंगी। ख़त्म करो वो सब, वो सारा काम। तौबा करें, इस उम्र में इस तरह की हरकतें ना करें। कल को किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मा भी हमारे गले में पड़ जाएगा। मैं उठी और मैंने डरना शुरू कर दिया कि मैंने वहाँ गाय देखी थी। उस कमरे में गाय पड़ी हुई थी, लेकिन उनके सर औरतों के थे। ये क्या हो रहा है अम्मी? मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी। अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए। 1 हफ्ते तक मैं इसी तरह डरती रही, चिल्लाती रही। मुझे बुखार रहा, मेरी हालत बहुत बुरी रही, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया। 3 दिन के बाद मैं कुछ और नॉर्मल हुई और फिर मुझे मेरे घर ले आए। फिर एक दिन मेरे दादा और मेरे माँ बाप दोनों मेरे पास बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम जिस चीज़ से डरती थी हम तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं, और तुम्हें इसीलिए उस कमरे में जाने नहीं देते थे कि कहीं तुम डर ना जाओ। और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, वो सब क्या था, मुझे बताई नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा ने कहा कि ये शुमाली वजीरिस्तान वालों की एक पुरानी रिवायत है जो तुमने देखा, वो एक तरीका इलाज है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वो सारी की सारी औरतें ही थीं। दरअसल इस तरीका इलाज में एक ऐसे शख्स को जिसको कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी हो, जिसका वो सालों से इलाज करवा रहा हो लेकिन उसे शिफा न मिली हो, तो 7 दिन के लिए उसे बड़े जानवर की खाल में पूरी तरह अपने आप को लपेट कर गुजारने होते हैं और एक कमरे में पड़े रहना होता है। ये अमल बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि 7 दिन तक जानवरों की खाल को अपने बदन से लगा के रखना होता है। इसमें से बहुत बुरी बू आती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत ही हल्का खाना होता है। ये अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादातर लोग इसे नहीं करते। पुराने वक्तों में बहुत करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे दूर होने लगे क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक दफ़ा इस अमल से जिसका जिस्म गुजर जाए तो ये समझो कि वो दोबारा से पैदा हुआ है, उसके सारे मसले हल हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सब करवाता हूँ क्योंकि ये हमारी पुरानी रिवायत है और बहरहाल इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से कोई शख्स जानवर की खाल लपेट कर गर्दन तक बैठा हो तो जाहिर है अजीब लगता है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाने नहीं देते थे। बच्चों को ये मंजर दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है और तुम हमारे खानदान की एक ही बच्ची हो। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, सोचा था कि तुम्हें एक दफ़ा समझाना ही काफ़ी होगा, लेकिन तुम तो वहाँ पर जा पहुँची। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और मैंने कहा कि क्या वाकई उससे फ़ायदा होता है? तो मेरे दादा ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये तरीका इलाज सिर्फ मर्दों के लिए था क्योंकि औरतों का 7 दिन तक ऐसे बैठे रहना कोई अजीब सी बात लगती है। लेकिन मैंने औरतों का इलाज भी करवाया। इलाज तो सबके लिए होता है। जब मुझे पता चला ये तो एक तरीका इलाज था तो मेरे दिल से सारा डर निकल गया। अचानक से मैं बहुत नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे मामा और बाबा ने दादा को कहा कि वो ये काम आइंदा नहीं करेंगे। मैंने कहा अपने घर वालों से कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप दादा को ये काम करने दें, ऐसे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो ये रुकना नहीं चाहिए। वाकई लोग कई कई सालों तक अपने साथ बीमारियां लेकर चलते रहते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन असर नहीं होता है। अगर इस तरह से लोगों को शिफा मिल रही थी तो हमें ये रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि इस घर में अब ये काम नहीं होगा। कल को किसी रिश्तेदार या किसी मेहमान के बच्चे आएंगे तो क्या हम उनको रोकते फिरेंगे? वैसे भी गाँव वाले भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तरीका इलाज औरतों के लिए नहीं था, आपने औरतों के लिए क्यों शुरू किया? हमारे कबीले में कोई फसाद बन जाएगा। वैसे यहाँ के लोग थे भी ऐसे ही, ऐसी बातों पर तो लोग मरने मारने पर उतर आते थे। इसलिए दादा जान ने भी मसलहत समझ कर इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वो मुझे सब कुछ बताया करते थे कि ये सब कैसे होता है, इसका तरीक़ेकार क्या है, जिस तरह से करते थे 7 दिन तक कहाँ रखना होता है, ऐसे मरीज़ को खाने के लिए कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, उसे कितना पानी पीना चाहिए। मेरे दादा मुझे सब कुछ बताते थे। मैं मेडिकल की स्टूडेंट बन गई और डॉक्टर बन गई। मेरे दादा इस दुनिया से चले गए लेकिन उनका सारा तजर्बा मैंने अपनी डायरी में महफूज कर लिया और फिर मैंने इस काम के लिए वहीं पर एक बहुत अच्छी जगह बनाई। उसी जगह को मैंने साफ करवा के यहाँ पर टाइलें लगवाई, एसी लगवाए, छोटे छोटे कमरे बनवाए और इस काम को साफ सुथरे और अच्छे तरीके से शुरू किया। अब यहाँ पर न सिर्फ मकामी लोग बल्कि आस पास से भी लोग आने लगे।
वो 7 दिन के लिए अपने आप को हमारे पास जमा करवा देते हैं और हम उनसे उस काम के पैसे भी लेते हैं और साथ उनकी मदद भी करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज आता जो पैसे नहीं दे पाता था तो हम उससे पैसे नहीं लेते थे। और ये देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ ना कर सकती थी वो काम इस तरीके से हो जाता था। लोग वाकई कहते थे कि हमें लगता है कि हमारे सारे मसले खत्म हो गए हैं। मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मुखालफत की, मुझे कहा कि मैं ये काम नहीं करूं, लेकिन मुझे मेरे दादा की रिवायत को लेकर चलना था। मेरे घर वालों ने मुझे इस काम के लिए पैसे देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर पता चला कि मेरे दादा ने अपने हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम कर गए हैं। हालांकि उनके 7 पोते भी थे, लेकिन शायद वो जानते थे कि मैं इस तरफ चली जाऊंगी। इन्हीं पैसों से मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया था और बेशक लोगों का फायदा भी हो रहा था। जब इससे लोगों को फायदा मिल रहा था तो फिर अमल को रोकना नहीं चाहिए था। कुछ लोग आज भी इसको बुरा समझते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। कानून भी मुझे नहीं रोक सकता और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है। तरीका इलाज तो इससे भी खतरनाक और अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चीज़ से मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी कि 7 से 8 दिन तक मेरी हालत गैर हो गई थी, आज वही मेरा जरिया मौश भी है और जरिया सुकून भी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुतमईन भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहानी के बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।